जिला पंचायत के बारे में। ठीक है, ये इसका जैसे ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत देखा हमने, उसके बाद आज हम देखेंगे जिला पंचायत के बारे में। तो देखो, छत्तीसगढ़ में जो जिला पंचायतों की संख्या है वो 27 है। 28 जिले बन गए हैं, तो 28 जिला पंचायत होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे ये, इसको ध्यान में रखे रहना, ऑप्शन हिसाब से अगर कहीं पूछता है ना, तो जिला पंचायत भी बनी गया होगा वहां पे, या ठीक है। तो जिला पंचायत 28 28 जिले हैं, तो 28 जिला पंचायत होना चाहिए ऐसे करके। अब हम देखते हैं जिला पंचायत का जो संरचना होता है, ठीक, या मतलब पहले तो थोड़ा सा वो देखते हैं हम कि परिचय जैसा देखते हैं। तो देखो, जो पदाधिकारी होते हैं वो, पदाधिकारी में देखो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, है ना। इसके बाद इन सदस्यों में क्या किया जाएगा, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इनसे चुना जाएगा, ठीक। तो ये तीन प्रकार के पदाधिकारी हो सकते हैं। निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक, उसके बाद उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं। तो इनका जो चुनाव होगा, सदस्य का प्रत्यक्ष और इन दोनों का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक। अब हम देखें कि इनका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे भी जो पोस्ट है वो प्रशासनिक प्रमुख की क्या है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। लेकिन इसका जो रैंक होता है वो आईएएस लेवल का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखें कि निर्वाचन क्षेत्र जो है, ठीक, वो कैसे होगा। तो निर्वाचन क्षेत्र में भी यहाँ क्या है कि न्यूनतम 10 है और अधिकतम जो है वो 35 है। जनपद में क्या था, 10 और 25, और ग्राम पंचायत में क्या था, 10 और 20 मैक्सिमम करके। अब जिला पंचायत का जो गठन है वो कहाँ होना, कितने में होता है, 50,000 की जनसंख्या जो है, जनसंख्या क्षेत्र पर जनपद पंचायत, जिला पंचायत का गठन जो है वो किया जाता है ऐसे करके। अब निर्वाचन के संबंध में देखें तो क्या है कि राज्यपाल जो है अधिसूचना जारी करता है। उस अधिसूचना जारी करने के बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो जिला पंचायत के लिए निर्वाचन करवाता है। तो ये सामान्य परिचय था जो हमने पहली क्लास, मतलब पिछली क्लास में भी देख चुका है। अब हम देखते हैं कि जो जिला पंचायत होते हैं उसमें जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या प्रावधान है। तो देखो, अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष, ये तीन पदाधिकारी हम लोग देखे, है ना। तो इन तीनों में क्या है कि जैसे जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है, जिला पंचायत का प्रतिनिधि होता है। और जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। जिला पंचायत का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, जिसको वार्ड बोला जाता है, उस वार्ड के वो क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचन का स्वरूप मैं आपको पहले ही बता चुका कि अध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष, और जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाएंगे ऐसे करके। न्यूनतम आयु जो है वो सबके लिए 21 वर्ष है। अब यहाँ पे देखो कि जो जमानत राशि का प्रावधान है, तो जमानत राशि के प्रावधान में आप देखोगे तो केवल किसके लिए होगा, सदस्य के लिए होगा। और सदस्य का जो सामान्य वर्ग होता है उसके लिए 1,000 रुपए है, और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 500 रुपए है। तो ये जमानत राशि का प्रावधान है। अब कार्यकाल देखें तो कार्यकाल ऐसा ही है कि प्रथम अधिवेशन से चालू होगा और आगामी 5 वर्ष तक रहेगा, अगर विघटित नहीं हो जाती है तो। लेकिन जो नया बनेगा वो फिर वैसे ही रहेगा, उतने ही उसके लिए। अब देखो कि शपथ जो है, तो यहाँ पे शपथ की बात हम पिछली क्लास में देख चुके थे कि शपथ इनको कौन दिलाता है, संभाग आयुक्त जो होता है, कमिश्नर, वो दिलाता है। अब त्याग पत्र जो है, तो त्याग पत्र के लिए देखो जो सदस्य हैं वो त्याग पत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र किसको देता है, अध्यक्ष को, है ना। सदस्य और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देंगे, और अध्यक्ष जो होता है वो संभाग आयुक्त को देता है अपना त्याग पत्र। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो मत पत्र होता है उसका रंग क्या होता है। तो मत पत्र का जो रंग है वो यहाँ पे होता है गुलाबी, इनका। तो ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछता है। अब पद मुक्ति जो है उसका जो तरीका है वो देखेंगे। तो सदस्य का सबसे पहले देखिए कि इनको निलंबित किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, और त्याग पत्र द्वारा ये अपने पद से मुक्त हो सकते हैं।
अब यहीं पे जब हम बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जो पद है वो और आएगा, वो है क्या? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, और सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उन तीनों के लिए निलंबन द्वारा, पद से हटाया जाना, और त्याग पत्र द्वारा जो है वो पद मुक्ति इनकी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जिला पंचायत की संरचना कैसे होती है। तो जिला पंचायत की संरचना में देखिए कि ये 5 प्रकार के जो सदस्य हैं वो होंगे। पहले होगा निर्वाचित सदस्य, तो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें से एक निर्वाचित सदस्य आएगा तो वो निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद आप देखो कि जैसे जनपद में हमने देखा था, तो विधानसभा का जो सदस्य है तो उसका अंशतः या पूर्णतः निर्वाचन क्षेत्र में नाम है तो वो सदस्य होगा, लेकिन अगर पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में है तो वो जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा। तो ये हो गया जो जनपद में हमने देखा था। और फिर क्या, जनपद में क्या था कि सरपंच लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता था वहां पे। तो वैसे ही क्या है कि ये जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, वो सभी जनपद पंचायत, जिस जिला पंचायत में जितने भी जनपद पंचायत हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो जो है सदस्य के रूप में होंगे और सभी होंगे। और लोकसभा में देखें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये भी अगर अंशतः या पूर्णतः निर्वाचन क्षेत्र में इनका नाम आता है जिला पंचायत के, तो वो भी सदस्य माने जाएंगे। तो 5 प्रकार के कौन कौन से हो गए? निर्वाचित सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, और जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो सदस्य होंगे। तो ये सदस्य मतलब ऐसा नहीं है कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं उनका नहीं है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जो सदस्य हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि निर्वाचित सदस्य होंगे जिला पंचायत के। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संबंधित जिले के अंतर्गत हो, तो वो होंगे। छत्तीसगढ़ से मतलब छत्तीसगढ़ निर्वाचित ऐसे राज्यसभा सदस्य जो राज्यसभा में गए हैं, जिनका नाम क्या है कि जो ग्राम पंचायत है क्षेत्र की मतदाता सूची में अगर वो आते हैं तो वो होंगे। राज्य के विधानसभा के सदस्य जो संबंधित जिले से निर्वाचित हुए हैं वो आते हैं। और जिले में जो जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जो हैं वो आएंगे। अब यहाँ पे विशेष आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा जो है उसके सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, वो जनपद जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। जो प्रतिबंध किसके लिए? विधानसभा के सदस्य के लिए जनपद पंचायत में है, वो ही प्रतिबंध यहाँ पे विधानसभा के सदस्य के लिए तो है ही, और साथ में क्या है आपका, लोकसभा के सदस्य के लिए भी है। अब आगे हम देखते हैं कि स्थायी समितियां जो हैं, जिस प्रकार की 5 स्थायी समितियां हमने देखी थी जनपद पंचायत में, वो ही। तो देखिए, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार व संकल्प समिति और सहकारिता उद्योग समिति। तो देखिए, सामान्य प्रशासन समिति क्या है? ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना व बजट लेखा और 20 सूत्र कार्यक्रम आदि का जो क्रियान्वयन है वो ये करती है। कृषि समिति से संबंधित देखें तो कृषि एवं पशुधन से संबंधित समस्त कार्य का संपादन जो है वो किया जाता है। उसके बाद शिक्षा समिति का देखें तो प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक कल्याण, अस्वस्थता निवारण, मद्य निषेध इत्यादि से संबंधित कार्य करती हैं। संचार व संकर्म समिति जो है संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण इत्यादि के जो कार्य हैं उनको देखती है। सहकारिता उद्योग समिति जो है कुटीर व ग्रामोद्योग, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, सांख्यिकी आदि विषय इनके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिनका क्रियान्वयन सहकारिता उद्योग समिति द्वारा किया जाता है। अब जो प्रमुख प्रावधान है वो देखो कि सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर बाकी सभी शेष 4 समितियों में सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 5। जिला और सामान्य प्रशासन समिति जो है उसका अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो ही इसका पदेन सभापति होता है, जैसे जनपद में था। और शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष, जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है, वो शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। तो ये भी प्रावधान लगभग जनपद पंचायत जैसे ही हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है,
कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 3 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा, जिसमें से हमको सामान्य प्रशासन जो समिति है उसको निकाल देना है। तो इसको छोड़कर बाकी समितियों में कोई भी व्यक्ति एक समय में 3 समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है। और संसद का प्रत्येक सदस्य जो होता है वो जिला पंचायत का सदस्य, जो संसद सदस्य है और जो जिला पंचायत का सदस्य है, वो अपनी पसंद के किसी भी 2 समितियों में सदस्य बन सकता है, अपनी पसंद की। कि अगर शिक्षा समिति में जाना है, संचार संकर्म में, तो 2 जो ऐसे समितियां हैं उसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार सदस्यता ले सकता है, ऐसे करके। तो ये जो था आपका जिला पंचायत से संबंधित जो विशेष प्रावधान थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और कुछ जो अन्य विषय हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं आज की क्लास में, कि पंचायत और उसके जो पदाधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण किस प्रकार का होता है। तो देखिए, इनसे संबंधित जो प्रावधान आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में धारा 84 से लेकर धारा 93 तक इनका प्रावधान दिया गया है। और अगर नियंत्रण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इन्हीं जो चीज, ये जो धाराएं हैं उनको आपको उसमें बताना है। अब देखो, सत्ता के विकेंद्रीकरण जब होता है तो जहां एक और पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक अधिकार एवं दायित्व दिए गए हैं, तो उसके साथ साथ क्या है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जो कहाँ किए गए हैं, धारा 84 से लेकर 93 तक किए गए हैं। अब देखो, धारा जो 84 है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की, तो ये बोलती है कि पंचायतों का निरीक्षण के बारे में प्रावधान करती है। धारा 85 जो है वो बताती है कि पंचायतों के आदेश का निष्पादन निलंबन करने की शक्ति के बारे में उपबंध करती है। धारा 86 जो है वो बताती है कि पंचायतों के कर्तव्यों का निष्पादन करने हेतु आदेश देने की राज्य शासन की शक्ति के बारे में बताता है। धारा 87 जो है वो बताती है कि व्यतिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग यदि होता है तो पंचायत को विघटित करने की राज्य शासन की शक्ति के बारे में बताता है। क्या? धारा 87, कि राज्य शासन को शक्ति है कि व्यतिक्रम हो रहा है, अगर पंचायत प्रतिनिधि या पंचायत जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पंचायत को विघटित कर सकता है राज्य शासन। उसके बाद धारा 88 देखें तो धारा 88 ये बताता है कि पंचायतों के कार्यकलापों की जांच की जाएगी, उसके बारे में उपबंध बताता है। धारा 89 जो है वो ये बताता है कि हानि या दुरुपयोजन के लिए पंचों या सदस्यों का क्या दायित्व बनता है। तो हमने पढ़ा था ना, व्यक्तिगत दायित्व बनता है, तो ये धारा 89 में बताया गया है। उसके बाद धारा 90 देखिए, तो धारा 90 ये बताता है कि पंचायत और स्थानीय प्राधिकारियों के मध्य अगर विवाद होता है तो उनको कैसे सुलझाया जाएगा, उसके बारे में धारा 90 बताती है। उसके बाद धारा 91 जो है वो अपील एवं पुनरीक्षण से संबंधित है। और धारा 92 जो है वो बोलता है अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति के बारे में। और अंतिम धारा जो है धारा 93 वो ये बताती है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन किस प्रकार किया जाएगा। तो ये संबंधित जो धाराएं हैं वो हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से धारा 84 से धारा 93 तक पंचायत एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण के तरीकों के बारे में बताती है। अब देखिए कि पंचायतों का जो निरीक्षण है, निरीक्षण क्या बताया मैं आपको धारा 84 में, तो पंचायतों का जो निरीक्षण है वो किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, पंचायतों द्वारा जो पारित प्रस्ताव है, पंचायत आदेश करती है या वो जो प्रक्रिया अपनाती है या उसके द्वारा जो किया गया कार्य है या फिर कार्यवाही अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप है कि नहीं, इस पर जो निरीक्षण करना है वो कैसे होता है, ग्राम पंचायत पर पंचायत एवं समाज सेवा, ठीक है, पंचायत एवं समाज सेवा संगठक जो होता है इसका अनुविभागीय अधिकारी होता है, तो वो नियंत्रण रखता है ग्राम पंचायत पर। इसी प्रकार जब हम जनपद पंचायत की बात करें तो संचालक जो होता है वो पंचायत कलेक्टर अथवा उसके द्वारा नामांकित किसी व्यक्ति के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और जिला पंचायत में संचालक पंचायत या फिर उसके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति है वो निरीक्षण करता है जिला पंचायत के ऊपर। अब निरीक्षण करता जो प्राधिकारी है उनके बारे में देखें तो ग्राम पंचायत जो है उस पर पंचायत एवं समाज सेवा संगठक जो है ना, या फिर अनुविभागीय अधिकारी निरीक्षण करता होगा। जनपद पंचायत पर संचालक पंचायत कलेक्टर या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति होगा। और जिला पंचायत पर कौन होगा निरीक्षण करता, संचालक पंचायत या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति जो है वो होगा।
तो ये थी धारा 84 जो इसके बारे में उपबंध करती है। अब देखते हैं हम धारा 85 के बारे में विशेष तौर पे। तो देखिए कि पंचायतों के आदेशों का जो निष्पादन होता है उसको निलंबित करने की जो शक्ति है धारा 85 में दी गई है। तो राज्य सरकार अथवा विहित अधिकारी लिखित आदेश द्वारा क्या कर सकता है, पंचायत द्वारा दी गई किसी भी अनुज्ञप्ति को या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकता है कि रोक दिया जाए। साथ ही किसी पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को कुछ परिस्थितियां हैं उसमें रोका जा सकता है, उनके बारे में भी बताता है। तो उन कारणों को हम देखते हैं कि कब उसको प्रतिषिद्ध किया जा सकता है, किनको, पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को रोक दिया जाना के बारे में बताता है। तो देखो स्थिति यह हो सकती है कि यदि विहित अधिकारी की राय में ऐसा संकल्प या फिर ऐसा आदेश या कोई भी कार्य वैध रूप से पारित या जारी करने का या मंजूर या प्राधिकृत करने के लिए नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर कुछ ऐसी बात होती है कि कार्यवाही विधि विरुद्ध हो जाती है तब कर सकता है। पंचायत को अगर हानि हो रही है या किसी संपत्ति का नुकसान होने की संभावना है तो उसको रोका जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला उनका कार्य हो तो उनको रोका जा सकता है। और जनता के किसी वर्ग या निकाय को अगर क्षति होना या होने की संभावना लगती है तो उनको प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। और एक चीज है कि अगर शांति भंग होने की संभावना है, ठीक है, तो ऐसे कार्यों को भी प्रतिषिद्ध कर सकता है। तो राज्य शासन कर सकेगा या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है, विहित अधिकारी है, वो क्या करेगा, लिखित आदेश देके उसके निष्पादन को रोक देगा। तो ये धारा 85 में बताता है। अब उसके बाद देखिए धारा 91 जो विशेष है वो ये बताती है कि पंचायतों के तथा जो अन्य प्राधिकारी होते हैं उनके आदेशों या कार्रवाइयों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारी को किया जा सकता है। तो धारा 91 काहे के बारे में बताती है, अपील और पुनरीक्षण के बारे में। तो देखो अपील और अपीली प्राधिकारी के बारे में देखेंगे कि आदेश पारित करने वाला अधिकारी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसका अपीली प्राधिकारी कौन होता है। तो उपखंड अधिकारी अगर आदेश पारित करता है तो उसके आदेश के विरुद्ध अगर आपको अपील करना है तो कहां करोगे आप, कलेक्टर के पास। अगर कलेक्टर करता है तो उसका अपील कहां करोगे आप, संचालक के पास करोगे। और संचालक पंचायत है, अगर उसका आदेश है तो उस आदेश के विरुद्ध आप अपील कहां करोगे, सीधा राज्य सरकार को करोगे। तो ये सब चीजें हैं। अब यहां पे देखो कि पंचायत द्वारा जो पारित आदेश होता है उसके लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कौन होता है। तो ग्राम पंचायत के लिए कौन होगा, एसडीएम होगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ठीक है। जनपद पंचायत के लिए कौन होता है, कलेक्टर होता है। और जिला पंचायत के लिए कौन होता है, इसके लिए भी कलेक्टर ही होता है। तो जनपद पंचायत के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कलेक्टर, जिला पंचायत के लिए कलेक्टर, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर और ग्राम पंचायत के लिए होता है एसडीएम। तो ये जो धाराएं थी धारा 84 से लेकर धारा 93 तक, ये बताती है पंचायतों एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण के बारे में प्रावधान बताती है। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये जो मुख्य बिंदु है उनको आप ध्यान में रखिएगा और बाकी जो चीजें मैं बोल रहा हूं आप उनको, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इनको मैं लिखना उचित नहीं समझता था, तो आप उनको याद रखिएगा कि देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण के बारे में सबसे पहला बिंदु जो है वो वार्षिक कार्य योजना निर्माण का होता है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना। ये उसके बाद देखें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की कार्य योजना में दिए गए कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को पारित करना चाहिए। प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात क्या करना चाहिए, ग्राम सभा द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन करना भी अनिवार्य होता है। फिर वार्षिक कार्य योजना में ऐसे समस्त प्रस्ताव को जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होंगे, केवल उन्हीं का क्रियान्वयन भविष्य में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। और यदि ग्राम पंचायत अपने वार्षिक कार्य योजना में परिवर्तन करना चाहता है कि वो पूरे वर्ष कैसा काम करेगा, तो संबंधित विषयों पर ग्राम सभा का अनुमोदन लेना अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत अपने वार्षिक कार्य योजना में अगर परिवर्तन करना चाहता है तो किसका अनुमोदन लेना आवश्यक होगा, ग्राम सभा का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु, कार्यों का प्राकलन।
तो देखो, संबंधित ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्यों का एक प्राक्कलन तैयार करना होता है और ये चीजें अनिवार्य है। ठीक, प्रत्येक कार्यों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की निर्माण तथा विकास समिति जो होती है उसके द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाता है। और इस प्रकार बनाए गए जो प्राक्कलन है उसको ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसमें क्या करवाना पड़ता है, अनुमोदित करवाना पड़ता है। तो ये चीज आवश्यक है। अब उसके बाद देखो कि मतलब ये हम समझने का प्रयास करें ना कि आप वो कार्य को देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार अंकेक्षण हो रहा है, ऑडिट, सोशल ऑडिट जो है वो कैसे हो रहा है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निर्माण कार्य में क्रियान्वयन की इकाई क्या होती है। तो देखो, ग्राम में क्रियान्वित होने वाले समस्त कार्यों के निष्पादन का दायित्व किस पे होता है? गांव में जो भी काम होगा वो ग्राम पंचायत पे होगा। ठीक है, तो समस्त दायित्व किस पे होगा? ग्राम पंचायत पे होता है। ग्राम पंचायत से अनुमोदित निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन, ठीक है, अनुमोदन हो चुका है, अब उनको क्रियान्वित करना है तो ग्राम पंचायत के निर्माण व विकास समिति के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो इनका जो कार्य, अनुमोदित कार्य है, प्राक्कलन बनाया, उसके बाद अनुमोदन हुआ, अनुमोदन के बाद उसका क्रियान्वयन कराना है, तो निर्माण कार्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो निर्माण व विकास समिति के द्वारा ही किए जाएंगे। अब उसके बाद देखो, निर्माण व विकास की स्थायी समिति के सदस्य संबंधित निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो कोई भी निर्माण कार्य है, जैसे वो समिति बनी हुई है उसी कार्य के लिए विशेष तौर पे, तो वो जो उससे संबंधित जितने भी विषय हैं, ठीक है, उनका उत्तरदायित्व किस पे डाला जाएगा? उस समिति पे ही डाला जाएगा। और निर्माण कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संबंध उपयंत्री या तकनीकी समिति के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये सब चीज की व्यवस्था जो है वो ही करेगा। अब आगे का जो बिंदु है वो देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए शामिल अनिवार्य कार्यकलाप। तो देखो, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो क्रियान्वित होने वाले कार्य जो हैं उनका सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे देखो शासकीय विभागों के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो सभी के सभी कार्य जो हैं वो लाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन योजनाओं को लाया जाएगा जिसमें हितग्राही मूलक हैं, ठीक, कि जैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब चीजें जिनको किनको मिलनी है इन सब चीजों को लाया जाएगा। ठीक है, और जो कुछ योजनाएं होती हैं जो विशेष तौर पे, जैसे SGRY जो है, इसके अंतर्गत जो योजना आती है उसका 50% कार्य है, तो उनके लिए भी इनको क्या करना पड़ेगा? ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो ऐसे सभी कार्यों को आपको ग्राम सभा के समक्ष चीजों को बताना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत बन गई है तो जितने पदाधिकारी है वो ही कर रहे हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण का मतलब क्या है कि आप जिनके लिए कर रहे हो, ठीक है, अब ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने आपको चुन के बनाया है ग्राम पंचायत, ठीक है, तो उनके सामने में आपको इन सभी चीजों को बताना पड़ेगा और वो देखेंगे कि हाँ सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, और ये सब बहुत अच्छी चीज है कि अगर पारदर्शिता लानी है किसी भी चीज में, ठीक है, तो उस चीजों को जब आप लोगों के सामने रखोगे तो लोग उनका मतलब उसको देखने के बाद ये तय करते हैं ना कि चीजें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पारदर्शिता होनी जरूरी है। स्वस्थ लोकतंत्र, और लोकतंत्र ऐसी चीज है कि जब आप ये बोलते हैं ना कि जनता सर्वोपरि है, तो आप उनके समक्ष अपने कार्यों को क्यों नहीं रखते हो कि आपने क्या साल भर काम किया, क्या नहीं किया, कैसे किया। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी ही चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो उस अगर आपको क्या है कि आप अगर ये चाहते हो कि फेथ बढ़े, जैसे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें जिसके ऊपर सबको भरोसा होता है तो कौन है? वो कोर्ट है। तो कोर्ट में जितनी भी कार्रवाइयां होती है, देखिए आप लगभग अधिकतर कार्रवाइयां ऐसी हैं कि उसमें पारदर्शिता होती है कि आपको जो दस्तावेज चाहिए वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। निर्णय होते हैं, सुनवाई होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि ये पारदर्शिता होने के कारण ही, इसी पारदर्शिता के कारण ही जनता का जो भरोसा है वो संस्थाओं पे बना रहता है। और ऐसी संस्थाएं जो बहुत गुपचुप तरीके से काम करती हैं और अपने कार्यों को मतलब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो शासन गवर्नमेंट के प्रति है, वो उनको अपना रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट को एक आम आदमी भी देख सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो देख नहीं पाएगा, तो उनके मन में तो संशय होगी ना।
तो क्या है कि अगर संस्थाएं जो हैं वो सोशल ऑडिट भी करवाना चालू कर दें अगर, तो जो आम जनता है उनके मन में उस संस्था के प्रति जो है आदर भाव बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा, और उनको ये लगेगा कि हाँ, ये जो संस्था है वो पूर्ण रूप से लोकहित में काम कर रही है और लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, ऐसे करके। ठीक है, तो यही बताने का प्रयास किया जा रहा था इसमें कि सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है। चीजों को आप देखो कि कोई भी व्यक्ति छुपा के कोई काम नहीं कर सकता। आप जो भी काम कर रहे हो आपको जनता को बताना पड़ेगा, तो यही जवाबदेही है जनता के प्रति। ठीक है, अब देखो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को समझेंगे हम कि क्या कैसे प्रक्रिया होती है इसकी। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का काम जो है ग्राम सभा में आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है। ठीक है, कि सरपंच का यह दायित्व है कि वो क्या करे, उस प्रक्रिया को ग्राम सभा में आयोजित करवाए। ये जो प्रक्रिया है वो ग्राम सभा द्वारा निर्धारित कोरम के आधार पर पूर्ण होता है। तो ग्राम सभा में जो कोरम है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद वहां पे कार्यवाही चालू होगी। गांव में जो भी निर्माणाधीन, जिनका निर्माण चल रहा है या जो काम पूरे हो चुके हैं, ऐसे समस्त कार्यों का विवरण जो है संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ग्राम सभा में जो कुछ बिंदु हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा उनको, तो उनके उन प्रारूप में उनको प्रस्तुत करना होता है कि सरपंच बताता है। जैसे क्या है कि कितनी धनराशि खर्च हुई, ठीक है, मजदूरों को कितना पेमेंट दिया गया, ठीक है, कितने की सामग्री मंगाई गई, ठीक, ये जो कार्य किया जाना था वो कार्य कब स्वीकृत किया गया था, ठीक, इसकी क्या क्वालिटी है, कितनी गुणवत्ता रही है, ठीक है, भौतिक प्राप्ति क्या हुई है, प्राकलन में दर्शाई गई धनराशि, मतलब जब आप प्राकलित करते हैं ना कि इतने का खर्च होगा तो उसकी क्या धन, मतलब वहां पे क्या प्राकलन हुआ था उन चीजों को, और जितनी भी उस कार्य को करवाने में जितने भी सामग्री है जिसका उल्लेख है, सीमेंट, छड़, गिट्टी, ये जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को वो बताता है। और ये दायित्व तो सरपंच का है कि वो ग्राम सभा में इन सब चीजों को बताए। कि जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए ये समझो कि अगर प्राकलन, जैसे निर्माण समिति क्या करती है कि बोलती है कि एक हम अपने गांव में क्या करते हैं कि एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां पे सभी वर्ग के लोग, जैसे मान लो गार्डन वाली बात है, ठीक है, गार्डन बनाने का बात आता है, तो निर्माण समिति क्या करती है, प्राकलित करती है कि हाँ चलो अभी गार्डन बनाने में हमको 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ग्राम सभा से उसका अनुमोदन होगा, उसके बाद वो क्रियान्वित करेगी, ठीक है। तो अब देखो जैसे बन रहा है, चालू हो गया है या फिर बन चुका है, तो जो भी निर्माण कार्य हुआ, तो अब इस चीज को क्या है कि सरपंच का दायित्व बनता है कि वो बताएगा कि समिति ने क्या किया था, ये प्राकलन दिया था कि 10 लाख रुपए खर्च होंगे, हमने इसका अनुमोदन किया, फिर क्रियान्वयन किया, तो आज मतलब इस स्थिति में है ये, या कार्य पूर्ण हो चुका है, तो है ना, तो इतने जगह को हमने रखा, इसमें निर्माण कार्य कराया, इतने का हमको ईंट लगा, इतने का सीमेंट लगा, इतने का छड़ लगा, इतने का रॉड लगा, इतने के हमने जो फूल पौधे हैं वो मंगवाए, फिर बच्चों के खेलने के लिए जो चीजें उपलब्ध करानी थी उनको खरीदा। तो उस कार्य से संबंधित जितने भी सामग्री लगी हुई है उन सब चीजों को बताएगा कि इतने की खरीदी की गई, इतना खर्च हुआ, इतने में से इतना खर्च हुआ, या प्राकलन राशि 10 लाख थी तो 11 लाख खर्च हो गया है, या 10 लाख थी तो 9 लाख खर्च हो गया। ये सब चीजों को सरपंच बताता है। तो अब क्या होगा कि जब आपको बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीजें इनके लिए की गई थी, ऐसे ऐसे हुआ है, ये काम हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये प्रक्रिया है इसकी कि ये चीजों को बताया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है, तो ये उसकी प्रक्रिया है। अब देखो विशेष क्या है कि ग्राम सभा के समक्ष इन सभी विषयों के मूल दस्तावेज उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाता है। बिल वगैरह है, वो सब चीज बताया जाएगा कि इतने का रेती, गिट्टी, सीमेंट आया, ये सब चीजों को। फिर मूल दस्तावेज के सुरक्षा का दायित्व सरपंच पर ही होता है, ठीक है, और वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। तो जो मूल दस्तावेज है वो सरपंच के पास ही होने चाहिए और दूसरे को नहीं दे सकता। ये उसका ही उत्तरदायित्व है कि वो उसको संभाल कर रखेगा। और सरपंच द्वारा 2 ग्राम सभा के मध्य अवधि में जो, ठीक है, ग्राम सभा जो होती है तो उसके में क्या है कि बीच में अगर कोई कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनका रिपोर्ट प्रस्तुत भी किया जाता है उसी के द्वारा। तो ये थी प्रक्रिया सामाजिक अंकेक्षण की। अब देखो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन है उसको समझने का प्रयास करते हैं
कि सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित कार्य के वितरण पर ग्राम सभा अनुमोदन दे सकती है या आपत्ति भी लगा सकती है ग्राम सभा। यदि ग्राम सभा संबंधित कार्य पर आपत्ति दर्ज करती है, ठीक है, अनुमोदन कर दी तो ठीक है, और अगर आपत्ति दर्ज करती है तो अनुमोदन न होने की लिखित जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित करना जरूरी है कि ग्राम सभा ने इस जो कार्य है उस पे अनुमोदन नहीं दिया है या आपत्ति दर्ज की है, तो उसको लिखित में किसको बताना पड़ेगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बताना पड़ेगा। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी को जब ये जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वो क्या करता है कि लोगों मतलब है ना, तो वो आगे फिर आगे देगा उनको, तो किसको देगा कि उपस्थित पंचायत सचिव द्वारा या फिर उपस्थित अन्य शासकीय कर्मचारी द्वारा या स्वयं आपत्ति दर्ज करने वाले व्यक्ति द्वारा उसको प्रेषित की जा सकती है, ठीक है, अनुविभागीय अधिकारी को। अब देखो इसके बाद क्या है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी उसको समझते हैं। तो ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित विषयों पर अनुमोदन न देने पर या फिर आपत्ति दर्ज करने पर अनुविभागीय अधिकारी पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रकरण को दर्ज करता है और शिकायत या आपत्ति की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संबंधित विषय के आधार पर समिति का गठन किया जाता है और उसकी जांच की जाती है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया थी जो हमने देखा सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। वार्षिक कार्य योजना निर्माण, कार्यों का प्राकलन, निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन की इकाई क्या होगी, सामाजिक अंकेक्षण में शामिल अनिवार्य कार्यकलाप और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन या है ना, तो इसी के संदर्भ में हमने क्या देखा था, अनुमोदन न किया जाना या आपत्ति दर्ज किया जाना और उसके बाद की जो प्रक्रिया है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में। तो इस प्रकार जो सामाजिक अंकेक्षण है उसको हमने समझने का प्रयास किया। अब विशेष उपबंध देखते हैं हम कि कंक्लूड करेंगे हमने जो पढ़ा कि भाग 9 में पंचायत से संबंधित जितने अनुच्छेद थे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो पढ़ा और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो हमने पढ़ा है, उन सभी के बारे में जो विशेष तथ्य हैं जिनको हमको याद रखने की जरूरत है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं ताकि ये टॉपिक अंतिम रूप से आप खत्म कर सके, ठीक है। तो देखो कुछ चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप उसको देखिएगा कि हमने उसको पहले पढ़ चुका है तो आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी। देखो, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष, ठीक है, का निर्वाचन करेंगे, सही। किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। पंचायत समिति के सभी सदस्य किस निर्वाचन रीति द्वारा चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रीति द्वारा। यदि किसी ग्राम पंचायत में एसटी या एससी के वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहां पे कुल स्थान कितने प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा? तो 25%। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितना स्थान का आरक्षण किया गया है? तो आधा, मतलब 50%। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित होता है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच या पंच द्वारा सरपंच पद धारित करते हैं। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और उस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला अगर एक ही व्यक्ति उम्मीदवार हो तो क्या होगा? मतदान को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे हो, तुमने किसी को मार दिया, तो अगर आप एक ही उम्मीदवार हो तो जो मतदान है वो स्थगित हो जाता है, ठीक है, रद्द हो जाता है मतलब। अब उसके बाद देखो, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? पंचों के द्वारा किया जाता है। यदि पंचायती राज विकास के किसी भी स्तर पर 6 माह से अधिक समय हो और विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। लेकिन केवल 6 माह की अवधि बची हो, 6 माह से कम की अवधि बची हो तो वहां पे आवश्यक नहीं होता है। पंचों में से एक पंच उपसरपंच बनता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये मार्क करके रखना, नई चीज है तुम लोग के लिए, कि सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है सरपंच।
आगे देखो कि यदि एक अभ्यर्थी को कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करना है और उसके बाद वह दूसरे वार्ड में भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, तो बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो भी उसका पहला नामांकन अवैध नहीं होता है। ठीक, एक बार और सुन लो कि यदि एक व्यक्ति जो है वो किसी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल करता है पंच के लिए, और उसके बाद क्या करता है, वो दूसरे वार्ड में जाके भी पंच के लिए नामांकन दाखिल कर देता है, और बाद में क्या करता है, दूसरा नामांकन अगर वो वापस ले लेता है तो उसका पहला नामांकन है वो रद्द नहीं होगा। सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक, अपितु घोषणा पत्र ही प्रस्तुत करता है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र व स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो शपथ पत्र और स्व घोषणा पत्र नहीं देगा पंच। यदि सरपंच पद के नामांकन पद के साथ प्रतिभूति मतलब निक्षेप नगद जमा न किया गया हो तो नामांकन पत्र जो है वो क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्रतिभूति निरपेक्ष नगद रूप से जमा करना आवश्यक है। पंचायत चुनाव हेतु एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। पंचायत चुनाव में एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। तो अभी आपको पूछे कि जनपद पंचायत के लिए या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी कौन हो सकता है, तो नायब तहसीलदार हो सकता है। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार कौन कौन से अभिकर्ता जो है, चुनाव देखे होगा ना, चुनाव के समय में अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तो पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार क्या क्या कर सकता है, चुनाव अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सब अभिकर्ता देखे होगे तुम लोग। जैसे चुनाव अभिकर्ता क्या रहते हैं, चुनाव से संबंधित सभी काम देखता है। मतदान अभिकर्ता तो देखे हो ना, जब मतदान डालने जाते हो तो तुम लोग के लिए बैठे रहते हैं कि हाँ ये मतदाता क्रमांक ये है, यहाँ है, इस बूथ में है, ऐसे करके। उसके बाद जब गणना होती है तो उसमें भी जो उम्मीदवार होता है उसका गणना अभिकर्ता भी नियुक्त करता है। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ठीक है, तो रिकॉल जो है, सरपंच का रिकॉल हो सकता है। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा गुप्त मतदान की रीति से बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जो हमने पंच के लिए देखा था। ठीक है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर अगर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, वह उस जनपद का सदस्य नहीं रहेगा। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और जिला पंचायत व ग्राम पंचायत में सभी निगमित निकाय हैं, तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत जो है वो निगमित निकाय होते हैं। अब देखो, अब कुछ चीजें हैं कि जहां डाउट होता है, उन चीजों को देखते हैं कि एक साथ चुनाव लड़ सकना कैसे होता है। तो एक मतदाता जो है पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। एक मतदाता अपने क्षेत्र में निर्वाचन हेतु जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता अपने क्षेत्र से निर्वाचित हेतु सरपंच व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। तो ऊपर क्रम के जितने भी हैं उनको पंच का सरपंच एक साथ लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद सरपंच या पंच हो फिर सदस्य के रूप में ऊपर जा सकता है, ऐसे करके वो चुनाव लड़ सकता है। एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसके लिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं। तो एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ये चीज याद रखना। एक मतदाता एक ग्राम पंचायत में 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो पंच के लिए आप 2 जगह से खड़े नहीं हो सकते हो। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कि प्रतिभूति निपेक्ष की राशि अभ्यर्थी को वापस करना, इसके बारे में देखते हैं कि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो तो उसको वापस कर दिया जाएगा। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जमा मतलब राशि जो है वापस कर दी जाएगी। यदि उसे कुल मतदान के 1/6 भाग प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको वापस कर दी जाएगी। तो 1/6 ये याद रखना, जो हम पिछली क्लास में नहीं पढ़े थे, तुम्हारे लिए नया है। तो 1/6 मत प्राप्त हो तो जमानत राशि जो है ना, वो क्या है, वापस कर दी जाती है। और अगर नहीं मिला तो जमानत जब्त, इसी को जमानत जब्त होना बोलते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण की 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकता। उसके बाद यदि पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष हो तो अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार जो पंचायत का टॉपिक है वो आज की क्लास में समाप्त हो